brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज के शो में देखिए कि प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ, मॉरिशस की जमीन ब्रिटेन क्यों नहीं छोड़ रहा और वेनेजुएला में चुनाव से पहले कैसा खेल हुआ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत बांग्लादेश से। আমি আরও ঘোষণা করছি, হত্যাকাণ্ড সহ যে সকল অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের সাথে সে সকল বিষয় বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। ये थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। वो 17 जुलाई की शाम मुल्क को संबोधित कर रही थी। कहा उन्होंने कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी चेतावनी के बावजूद हिंसा नहीं घट पाई है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हुए हैं। कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत की खबर है। सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। हॉस्टल खाली करने को भी कह दिया है, मगर कई जगहों पर छात्रों ने कैंपस छोड़ने से इनकार कर दिया। छात्रों के इस प्रोटेस्ट में विपक्ष में बैठी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमाते इस्लामी JI भी शामिल हो गई है। ये दोनों पहले भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट कर चुकी हैं। बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बारे में हमने 17 जुलाई की दुनियादारी में विस्तार से बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी क्या स्थिति है? भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। 18 जुलाई की सुबह बांग्लादेश में भारत के उच्च आयोग ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय छात्र कहीं ट्रैवल करने और बाहर निकलने से बचें। आपात स्थिति के लिए उच्चायोग ने कुछ नंबर जारी किए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप बांग्लादेश में फंसे भारतीय हैं और वहाँ के हालात के बारे में बताना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है दुनियादारी@lalantop.com। भारत के अलावा अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्हें प्रोटेस्ट वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। 18 जुलाई को ढाका में अमेरिका का दूतावास बंद रहेगा। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने शांति की पहल की है। कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा है कि हम कोटा सिस्टम में सुधार की मांग करने वालों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। अब चलते हैं मॉरिशस, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का बयान चर्चा में है। डॉक्टर जयशंकर 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस गए थे। 16 जुलाई को उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का समर्थन करता रहा है और करता रहेगा। मॉरिशस सरकार ने इसके लिए भारत का आभार जताया। चागोस द्वीप समूह कहाँ है और इसे लेकर विवाद क्यों होता है, आप समझते हैं। चागोस हिंद महासागर में है, भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर। यह लगभग 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। कानूनी और ऐतिहासिक तौर पर मालिकाना हक मॉरिशस का बनता है, मगर ब्रिटेन ने अवैध कब्जा इस पर किया हुआ है। उसने वहाँ के मूल निवासियों को जबरन बाहर निकाला और इसमें ब्रिटेन को अमेरिका का साथ मिला। अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इस कब्जे को अवैध ठहरा चुकी हैं। ब्रिटेन को कब्जा छोड़ने के लिए कह चुकी हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका भी इस अवैध कब्जे के पक्ष में है। इसे और विस्तार से समझेंगे, पहले मॉरिशस की बेसिक बातें जानिए। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन। बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ज़मीनी सीमा किसी देश से इसकी लगती नहीं। क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा समझिए कि यहाँ 3 बेंगलोर बसाए जा सकते हैं एरिया वाइज। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जनसंख्या 12 लाख के आसपास है। 48% हिंदू हैं, 32% ईसाई हैं, 18% मुसलमान। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मॉरिशस के 67% लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं। मॉरिशस में संसदीय लोकतंत्र है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्रधानमंत्री। असली ताकत उन्हीं के हाथ में होती है, जबकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इस समय प्रविंद जुगन्नाथ देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। अब मॉरिशस का इतिहास समझिए। 10वीं सदी में अफ्रीका और अरब से लोग यहाँ पहुंचे, मगर स्थायी तौर पर नहीं बसे। फिर 1510 में पुर्तगाली खोजी पेद्रो मैस्केनहास की एंट्री होती है, मगर उनका भी रुकने का इरादा नहीं था। उन्होंने भी अपनी कॉलोनी नहीं बसाई। पुर्तगालियों के जाने के बाद 1598 में डच आते हैं। उन्होंने अपने राजा प्रिंस मॉरिस के नाम पर उस जगह का नाम रखा मॉरिशस। पहला उपनिवेश डचों का ही था, मगर वो लंबे समय तक नहीं टिक सके। 1710 तक उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। फिर 1715 का साल आया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिशस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने चीनी बनाने के लिए फैक्ट्रीज खोली। अफ्रीकी देशों से गुलाम मॉरिशस भेजे गए। अब इस सारी चीज़ से फ्रांस को मोटा मुनाफा हुआ।
1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई। 5 बरस बाद फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इस समय तक फ्रांस घरेलू और बाहरी लड़ाइयों में घिर चुका था, उसके लिए शासन चलाना मुश्किल होने लगा था। दास प्रथा कह देते हैं, गुलाम कह देते हैं, इसको कहना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लोगों को लगभग अबडक करके ही वहाँ लाया जाता था, बंदूक की नोक पे काम करवाया जाता था। 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटेन का हमला हुआ, उसने फ्रांस को हराया। 4 बरस बाद पेरिस की संधि होती है और इसके तहत फ्रांस बाहर निकलता है। मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा होता है, उसका कंट्रोल 1968 तक रहा। फिर मॉरिशस आज़ाद हुआ। शिवसागर राम गुलाम आज़ाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने। ये हुई आज़ादी की कहानी। चागोस आइलैंड वाला विवाद कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है मॉरिशस की आज़ादी के 2 साल पहले से। जैसा हमने शुरू में बताया, चागोस आइलैंड मॉरिशस का हिस्सा थे। ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद करने से पहले ही इस पर कब्जे का प्लान बनाया। कोल्ड वॉर का दौर था, स्वेज नहर से पश्चिमी देशों का कंट्रोल खत्म हो गया था, मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था और उस दौर में अमेरिका को एक ऐसे बेस की ज़रूरत थी जहां लोग कम हो और वहां से दुश्मन पर नज़र रखी जा सके। चागोस इसके लिए मुफीद था। यह तय हुआ कि ज़मीन हथियाने और लोगों को बसाने का काम ब्रिटेन करेगा, जबकि वहाँ मिलिट्री बेस बनाने का खर्च यूएस उठाएगा। देखिए कितना बढ़िया सेटिंग है। इसके बाद एक साजिश का, षड्यंत्र का चक्र शुरू होता है। 1965 में उसने चागोस को मॉरिशस से अलग घोषित कर दिया। ब्रिटेन ने स्थानीय प्रतिनिधियों को ये मानने के लिए दबाव में लाया गया। 1966 में अमेरिका को चागोस किराए पे दे दिया गया। सोचिए, जो आपका है ही नहीं उसे आप किराए पे उठा दे रहे हैं। अमेरिका ने चागोस के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर अपना सैन्य अड्डा बसा लिया, जहां से दुनिया भर की वो जासूसी करते हैं। स्थानीय लोगों की खाने पीने की सप्लाई लाइन काट दी और उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, कभी वापस नहीं लौट पाए। फिर 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली। मॉरिशस आज़ाद था मगर चागोस पर ब्रिटेन का अवैध कब्जा बना रहा। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने बेस बना लिया। इसके बदले अमेरिका ब्रिटेन को क्या दे रहा था? मोटा किराया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। तो सही कर तो सही, तो गलत कर तो भी सही, क्योंकि मेरा दोस्त है। अमेरिका ने इसके बदले ब्रिटेन को न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम में खरीद जो हुई उसमें डिस्काउंट दिया। इस समय क्या हाल है? चागोस पर अमेरिका और ब्रिटेन के लगभग 4000 सैनिक मौजूद हैं एक अवैध कब्जे में। अमेरिका ने वहाँ अपना न्यूक्लियर सबमरीन भी अपनी तैनात की हुई है। इस आइलैंड का एक सिरा वॉर ऑन टेरर से भी जुड़ा है। कैसे? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ ट्विन टावर्स पर। फिर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तब उसने चागोस पर भी अपने सैनिक बढ़ाए। अफगानिस्तान और इराक पर हमले में भी चागोस का इस्तेमाल किया गया। मॉरिशस ने कब चागोस हासिल करने की मुहिम शुरू की? 1980 के दशक में चागोस से निकाले गए लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद ब्रिटेन को मुआवजा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने वापस लौटाने की मांग जारी रखी। क्या लौटाना है? अपना देश वापस दे दीजिए हमें चागोस, अपने आइलैंड्स। सन 2000 में लंदन हाई कोर्ट ने कह दिया कि चागोस के लोगों को हटाने का फैसला गैर कानूनी था, उन्हें वापस बसाया जाना चाहिए, मगर ब्रिटेन सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। 8 बरस बाद हाई कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि चागोस से हटाए गए लोग वापस लौट सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा और ये फैसला ब्रिटेन सरकार के दबाव में लिया गया, बताया गया। फिर 2015 में मॉरिशस से मामला लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा। ये कोर्ट नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को उसका अधिकार नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका ने निजी हितों को ऊपर रखा, मॉरिशस के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। 2017 में मामला यूएन पहुंचा। जनरल असेंबली में चागोस पर वोटिंग हो गई। 94 देशों ने मॉरिशस के समर्थन में वोट किया। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके 15 सहयोगियों ने खिलाफ में वोटिंग की। 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। इससे प्रस्ताव पास हुआ कि चागोस का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे सुनेगी। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत है। उसका फैसला 2019 में आया। आईसीजे ने भी अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन को चागोस से अपना कब्जा खत्म कर देना होगा और उसको मॉरिशस के हवाले कर देना चाहिए। आईसीजे ने इसके लिए 6 महीने का समय दिया। 15 जजों के बेंच में से 14 ने मॉरिशस के हक में फैसला दिया था। मात्र 1 जज इस फैसले के खिलाफ थे और वो अमेरिकी थे। खैर, ब्रिटेन ने हमेशा की तरह आईसीजे का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया। ये इनका बढ़िया है। अगर पुतिन कोई कानून तोड़ देंगे तो इनके अरेस्ट वारंट निकाल देंगे ये लोग, लेकिन ये कितने भी कोर्ट के फैसले फ्लाउट कर सकते हैं। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि चागोस का मिलिट्री बेस ब्रिटेन और पूरी दुनिया के लोगों को आतंकवाद और समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ज़रूरी है। जब तक इसकी ज़रूरत बनी रहेगी हम चागोस को मॉरिशस के हवाले नहीं करेंगे। आईसीजे ने ब्रिटेन को 6 महीने का समय दिया। उसने आज तक अमल नहीं किया।
अफ्रीकी संघ ने कई बार इसकी निंदा की है, अभी तक इसका कोई असर वैसे पड़ा नहीं। ब्रिटेन चागोस आइलैंड को खाली क्यों नहीं कर रहा? इससे ब्रिटेन और अमेरिका के हित कैसे जुड़े हैं, ये सवाल हमने पूछा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट सी उदय भास्कर से। आप सुन लीजिए। कुल मिला के विश्व में करीब 116 देश हैं के आसपास जिन्होंने मॉरिशस को समर्थन दिया है। केवल 5-6 देश हैं जो इसके खिलाफ हैं और उनमें ब्रिटेन का समर्थन, खास जो शक्तिशाली देशों में अमेरिका का पक्ष, अमेरिका का सबसे ज्यादा समर्थन है और उसके कारण खास मैं कहूँगा सामरिक है। अगर आप वहाँ का जो भूगोल है, मैप या नक्शा आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि जहां तक हिंद महासागर की बात जब होती है, रीजो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है, चागोस आर्कीपेलागो का एक हिस्सा है, एक छोटा सा द्वीप है। परंतु जब अमेरिका ने मॉरिशस को आजादी दिया था, 1968 की बात है, उन्होंने चागोस आर्कीपेलागो को निकाल के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया, जिसको BIOT कहते हैं। और तुरंत कुछ सालों के बाद, जबकि शीत युद्ध का एक खास पहल था, ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को ये रीजो गार्सिया आइलैंड जो है एक प्रकार से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था और वहां पे शीत युद्ध के समय पे अमेरिका ने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है रीजो गार्सिया के द्वीप में और वहां पे उन्होंने खास अपने नौसेना के लिए और निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और शीत युद्ध के समय पे सन 70 की बात है, उस दशक में जबकि पूरा मिस्र और दक्षिणी एशिया में तेल की वजह से, हाइड्रोकार्बन की वजह से उस पूरे इलाके का जो सामरिक अहमियत है वो कई वर्गों से बढ़ गया था। साथ साथ उसी समय पे भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर आक्रमण किया था। संक्षेप में अमेरिका के लिए हिंद महासागर एक खास थिएटर या क्षेत्र बन गया था सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उसमें रीजो गार्सिया का एक खास भूमिका थी। भारत चागोस आइलैंड मसले पर मॉरिशस का समर्थन क्यों करता है? क्या इसका असर भारत के ब्रिटेन और यूएस के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है? कई सालों से भारत के लिए ये काफी बड़ा दुविधा है, क्योंकि एक प्रकार से भारत जो है राजनीतिक और मैं कहूँगा एक प्रकार से जो पॉलिटिकल और एथिकल जो स्टैंड की बात होती है विश्व में, भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ का एक लीडरशिप रोल हमने निभाया है और ऐतिहासिक रूप से भारत जो है एक एंटी कॉलोनियल पोजीशन हमने है। आजादी के बाद पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री से तब से लेके आज तक भारत ने अफ्रीका और बाकी एशिया के देशों में कॉलोनाइजेशन को खत्म करने के लिए हमने बहुत आवाज उठाया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी भी भारत जो है ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। हिंद महासागर के द्वीप जो है ये बहुत ही अभी खास हो गए हैं और उसमें रीजो गार्सिया का भूमिका है। और भारत के लिए ये सोचना है कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध, हमारे जो सामरिक इस वक्त जिस प्रकार से रिश्ता बढ़ रहा है, उसमें चीन का भी एक मैं कहूँगा पहलू है, इसके ऊपर क्या असर होगा। तो इसलिए ये जो है ये केवल इंडिया मॉरिशस की द्विपक्षीय बात नहीं है, ये एक क्षेत्रीय मामला भी है, अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है और भारत के खास जो बहुत ही अहम सामरिक जो हित है उनके ऊपर इसका असर हो। हमने मॉरिशस को और विस्तार से समझने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से भी बात की। पूछा कि भारत मॉरिशस संबंधों को कैसे देखा जाना चाहिए। हमने उनसे ये भी जाना कि मॉरिशस भारत के लिए क्यों जरूरी है। इंडिया और मॉरिशस का जो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें विचार नहीं करना चाहिए। इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है वो इट गोज बैक टू सेंचुरीज।
100 साल पहले, मतलब जब ब्रिटिश लोग 1800 शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर्स होते, बहुत सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर को लेके मॉरिशस में लेके गए थे, उधर वो गन्ने शुगर केन प्लांटेशन के लिए, और बहुत सारे इंडियंस उधर रह गए थे। आज की डेट में 70% मॉरिशियन जो पीपल है, दे आर कमिंग फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। और आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में जो हम लोग सब जानते हैं, महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, बट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाने से पहले मॉरिशस में रुके थे मार्च 12 को। और आज के डेट में भी मॉरिशस मार्च 12 को अपना नेशनल डे मनाता है। तो इंडिया के लिए मॉरिशस में जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत तगड़ा है, और सॉफ्ट पावर और ये हिस्टोरिकल टाइज के बाहर भी आएंगे तो इंडिया जो है मॉरिशस के लिए एक बहुत ही, बोथ साइड इंडिया के, स्पेशली मॉरिशस इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, तो मॉरिशस के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। मुझे मतलब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट ये करीब करीब 550 मिलियन के आसपास बायलैटरल ट्रेड हो चुका है पिछले साल। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम से कम 200 मिलियन के आसपास था, ये पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ दिनों पहले इसी साल इंडिया ने अपना एक ये जो चागोस आइलैंड को लेके बात चल रही है, चागोस आइलैंड इट्स आर्कीपेलागो, तो बहुत सारे आइलैंड है इसके अंदर। तो एक आइलैंड जो है आगालेगा, उधर इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप भी बनाया है अभी कुछ ही महीने पहले। तो वो उसमें इंडिया का कंसिडरेबल इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए ये भी एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि मॉरिशस का और ये जो चागोस आइलैंड है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जियोग्राफिक एरिया में है। ये मोजाम्बिक चैनल के पास में है, और ये ऊपर वो जिबूटी वगैरह जहाँ पर चाइना प्रेजेंट है, तो इंडिया के लिए जियोग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चागोस आइलैंड विवाद का भविष्य क्या दिखता है? भारत मॉरिशस के दावे का समर्थन देने के अलावा क्या क्या कर सकता है? आपको पता होगा कि मॉरिशस वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। 1814 में मॉरिशस को जब ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था, तो मॉरिशस के साथ साथ ये जो मॉरिशस के जो चागोस आइलैंड है, चागोस आइलैंड के अंदर ये डिएगो गार्सिया भी आता है, आगालेगा भी आता है, ये सारे ब्रिटेन के पास चला गया था। 1966 में 1966 में ब्रिटेन ने ये डिएगो गार्सिया आइलैंड यूएस को लीज किया। यूएस ने उसमें अपना घाटी बनाया, मिलिट्री बेस बनाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे इराक और अफगानिस्तान का जो चल रहा था सिचुएशन उसके हिसाब से। तो लेकिन वो बेस बनाने के लिए करीब करीब 2000 लोगों को उस आइलैंड से उठा के सिशेल, मॉरिशस, ये सब जगह पे भेजना पड़ा था। तो अभी जब 1968 में जब मॉरिशस को आजादी मिल गया है, तो इन मॉरिशस ने क्लेम कर दिया है कि भाई मेरा जो आइलैंड है वो मेरा आइलैंड था, हम आजाद है, हमें वापस करो। और ब्रिटिश ने वापस करना भी चाहा, एक तरफ से चाहा भी, ब्रिटिश कोर्ट में वो रूल कर दिया था कि हाँ ये आइलैंड है ब्रिटेन, ये आइलैंड जो है ये मॉरिशस का ही है, आप उनको वापस करो। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ साल पहले ब्रिटेन के जो हायर कोर्ट है उन्होंने उस रूल को ओवरटर्न कर दिया, ये कह के कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका का बेस है और ये सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो मुझे लगता है आगे जाके जो होने वाला है, ये आर्कीपेलागो के अंदर, ये चागोस आर्कीपेलागो के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स है। तो उसमें से जो ये डिएगो गार्सिया है, जब तक ये यूएसए बेस रहेगा तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेटल ओल्ड मॉरिशियंस, पुराने मॉरिशियन को उधर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आइलैंड जो है कुछ दिनों अभी फिलहाल कुछ सालों तक तो ये स्टेटस को चलेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहले सुर्खी वेनेजुएला से है। वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव पर मुल्क का भविष्य टिका है। अभी निकोलस मदुरो राष्ट्रपति हैं, वो 2013 से सत्ता में हैं। उन पर विरोधियों को दबाने, फ्री प्रेस को कुचलने और धांधली से चुनाव जीतने के इल्जाम लगते हैं। उनके कार्यकाल में वेनेजुएला के लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, वो भी तब जब वेनेजुएला के पास कच्चे तेल के भंडार हैं। दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक वेनेजुएला में है। बहुत पैसा होना चाहिए, नहीं है इस मुल्क के पास। एक समय वो कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक था, मगर मदुरो के समय में हालात
बदतर हुए हैं। 2013 में पहली बार राष्ट्रपति बने, 2018 में दूसरी बार कुर्सी मिली। उस चुनाव को मदुरो ने आनन फानन में करवाया और सिर्फ 46% वोटर्स ने वोटिंग की थी। तब वेनेजुएला के इतिहास में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था। चुनाव से पहले मदुरो सरकार ने विपक्षियों को खूब परेशान किया, इसलिए विपक्षी पार्टियों और स्वतंत्र संस्थाओं ने चुनाव को फर्जी कहा। चुनाव के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध बढ़ाए, जिसके चलते हालात और ख़राब हुए। फिर आए 2023 अक्टूबर में मदुरो का विपक्ष के साथ एक समझौता हो गया और इसके तहत मदुरो ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की निगरानी में चुनाव कराने का वादा किया और यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था। उसने प्रतिबंधों में इसके बदले कुछ ढील भी दी। मदुरो ने जुलाई 2024 में चुनाव करने की बात कही थी, तब विपक्षी पार्टियों ने मारिया कोरिना मचाओ को अपना समर्थन दिया था, मगर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मचाओ के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। उन पर फर्जीवाड़े, टैक्स नियमों के उल्लंघन और अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट पर मदुरो सरकार का नियंत्रण है, इसलिए इस फैसले को उनकी साजिश माना गया। जब मचाओ पर बैन लगा तब विपक्षी पार्टियों ने एडमंडो गोंजालेस को समर्थन दिया। 28 जुलाई को होने वाले चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार हैं। मदुरो को सबसे बड़ी चुनौती गोंजालेस से ही मिल रही है। चुनाव से पहले निष्पक्षता की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर समय के साथ ये उम्मीद घट रही है। चुनाव से पहले सरकार के आलोचकों और विपक्षी पार्टियों के समर्थकों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्हें फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। 17 जुलाई को विपक्षी नेता मचाओ के सिक्योरिटी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया। मचाओ गोंजालेस के लिए चुनावी रैलियां कर रही थीं। वेनेजुएला के एनजीओ फोरो पीनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक विपक्ष के कम से कम 102 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसे हालात बन रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा घट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका प्रतिबंधों में दी गई ढील को ख़त्म कर देगा। उस स्थिति में वेनेजुएला की हालत और दयनीय हो सकती है। अब वेनेजुएला के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। उत्तरी सीमा कैरेबियन सागर से लगती है। ज़मीनी सीमा 3 देशों से लगती है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। राजधानी इसकी काराकास है। नई दिल्ली से हवाई मार्ग से दूरी 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। वेनेजुएला की आबादी लगभग 3 करोड़ है। 90% लोग ईसाई हैं। वेनेजुएला पहुंचने वाला पहला यूरोपियन क्रिस्टोफर कोलंबस था। 1521 में वहाँ स्पेन का उपनिवेश शुरू होता है, उपनिवेश बनता है, वो कॉलोनी बन जाता है। 1819 में आज़ादी मिलती है। आधुनिक समय में वेनेजुएला को ह्यूगो चावेज़ के लिए याद किया जाता है। वो पहले फ़ौज में थे। 1990 के दशक में 2 बार तख्ता पलट की कोशिश की, नाकाम रहे, जेल गए। हालांकि 1998 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं। कुर्सी मिलने के बाद मुल्क में समाजवाद लेकर आते हैं। रूस से रिश्ते मजबूत करते हैं। अमेरिका का विरोध वेनेजुएला की विदेश नीति के केंद्र में रहता है। 2013 में चावेज़ के कैंसर से मौत होती है और मरने के पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मदुरो को, मगर मदुरो उनकी विरासत को संभालने में सफल नहीं हो पाए। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले 2022 में 2 दफ़ा उन्हें यह संक्रमण हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बाइडेन आइसोलेशन में, हालांकि इस दौरान वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने एक्सप्रेस की जानकारी दी है, लिखा कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, सिम्टोमेटिक वो नहीं है, मगर अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए वो अलग रहेंगे। बाइडेन को कोरोना संक्रमण ऐसे समय में हो गया है जब उनकी फिटनेस पर पहले ही ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की जो रेस है उससे पीछे हटने को कह दिया है। 17 जुलाई को बाइडेन ने कहा था कि कोई बीमारी ही उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से हटा सकती है। फिलहाल बाइडेन का चुनावी कैंपेन कुछ दिनों तक रुका रहेगा। इस बीच उनके ऊपर रेस से हटने का दबाव और बढ़ सकता है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। देश दुनिया की और ज़रूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।